डियर फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जिनके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो चैप्टर 3 है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज़। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम से लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमने आपको डायरेक्ट दिए हैं ताकि आप उनके आंसर्स लिख सकें। डिस्क्राइब द आइडियल ऑफ पैट्रियार्की एंड रूल्स ऑफ मैरिज in the early societies from 600 BCE to 600 Common Era. Descent from father to son, इसका ये मतलब हुआ कि प्रॉपर्टी जो है पुत्र से पुत्री को मिलेगी, पिता से पुत्र को मिलेगी। As Pandavas and Kauravas were descendants of their father or their parents, जैसे पांडवों को राजा पांडु से मिली, कौरवों को राजा धृतराष्ट्र से मिली, है ना। तो प्रॉपर्टी के लिए भी बेटियों का कोई प्रावधान यहाँ पे दिख नहीं रहा है। रूल्स ऑफ मैरिज एंड टाइप्स ऑफ मैरिज, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि रूल्स ऑफ मैरिज क्या थे, पैट्रिलिनी, मैट्रिलिनी, है ना। और टाइप्स ऑफ मैरिज में कितने तरीके की शादियाँ यहाँ पर होती थी। अब इसमें कुछ शादियों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब होता है जब हम अभी एक ही परिवार के अंदर शादी करते हैं। जैसे हम कुछ भारत में ट्राइबल ग्रुप देख सकते हैं जो अपने फैमिली के अंदर ही शादी करते हैं, लड़के और लड़की दोनों एक ही फैमिली के होते हैं। और कुछ और कम्युनिटीज़ भी हैं जहाँ पर इस तरह की शादियाँ होती हैं। दूसरी शादी है एक्सोगेमी, मैरिज आउटसाइड द यूनिट। आउटसाइड द यूनिट का मतलब जैसे कि आपका परिवार पर्टिकुलर जगह पर रहता है, लेकिन शादी आपने 500 किलोमीटर दूर जा कर के करी है, जिनका आपके परिवार से, आपकी फैमिली लीनियज से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद है पॉलीजिनी, मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। जब हम यहाँ पॉलीजिनी की बात करते हैं तो हमको यहाँ पे देखना चाहिए कि किस तरह के रोज हुए जो लोगों की इस तरह की शादियाँ थी। जैसे आज के टाइम पे आप अकबर को ले सकते हो, है ना। उसके बाद आप लॉर्ड कृष्णा को भी ले सकते हैं, और जो भी राजा महाराजा हुए उनको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जहाँ पे मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स की बात कही गई है। पॉलीएंड्री, वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड। यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण है द्रौपदी का, है ना। यहाँ पर द्रौपदी को जब आप देखेंगे तो द्रौपदी के 5 हस्बैंड हैं। और भारत में एक देहरादून एक क्षेत्र है जहाँ, जो उत्तराखंड में है, वहाँ पर एक ट्राइबल ग्रुप पाया जाता है। वहाँ पर भी आज भी ये सिस्टम काम करता है कि वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड। आजकल इसको मतलब कि प्रॉपर्टी के कंट्रोल से देखा जा सकता है। सपोज कुछ क्षेत्रों में ऐसा क्यों होता है, वहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, तो अब वो जानता है कि अगर वो 1 बीघा ज़मीन, हम 4 भाई हैं, अगर चारों भाइयों की अलग अलग पत्नियाँ आती हैं तो वो 1 बीघा ज़मीन भी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर चारों भाइयों की एक ही पत्नी हो तो उसी के बच्चों को पूरी ज़मीन मिल जाएगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज़मीन उतनी ही रहेगी क्योंकि हम एक पत्नी लेके आ रहे हैं। वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड। फॉर्म्स ऑफ मैरिज, इनके बारे में जो डेफिनेशन दिया गया वो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में दिया गया है। ये उस समय के ब्राह्मण यानी स्कॉलरली लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैं, जिसमें 1 to 4 जो है गुड मैरिज है और 5 to 8 जो है वो नॉट गुड मैरिज है। यानी कि टोटल 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज का उस समय की सोसाइटी में चलन था। आज कुछ का नहीं है और उनमें से कईयों का है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये शुरू की जो शादियां हैं ये फैमिली द्वारा लीगलाइज्ड हैं। जैसे ब्रह्म मैरिज, तो ब्रह्म मैरिज का मतलब हुआ जब आप पढ़े लिखे लड़के से अपनी पुत्री की शादी करते हैं। उस समय की सोसाइटी में था कि जब आप ब्राह्मण से अपनी पुत्री की शादी करते थे, है ना। दूसरी आती है दैव मैरिज, दैव विवाह, जो बराबर के लोगों में होता था। फिर है आर्क विवाह, ARSHA, इसको हिंदी में ख पढ़ सकते हैं, ख, आर्ष, षटकोण वाला जो सा बनता है, आर्क विवाह। तो आर्क विवाह में क्या होता है कि पढ़े लिखे विद्वान अन्य जाति के लोग जब विवाह करते हैं तो इसको आर्क विवाह कहते हैं। और लास्ट है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता जो है वो कन्या की शादी जिस दूल्हे से करता है उसको बहुत सारा धन दे करके उसको विदा करता है। तो ये 4 शादियां हैं जो लीगलाइज थी उस समय, जिनको समाज में मान्यता थी। अब ये 4 शादियां आती हैं जिनको समाज में मान्यता नहीं थी।
और शायद आज भी नहीं होगी अगर इनकी एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। पहला विवाह है असुर विवाह। पहला विवाह है असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब है जबरदस्ती किसी के साथ शादी करना। असुर माने एक तरह का डेमन, है ना। फिर है गंधर्व विवाह, आजकल इसकी बड़ी चर्चा है। इसको इंग्लिश में आप लव मैरिज कह सकते हो, है ना, कि लव मैरिज हो रही है ना। फिर है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब होता है कन्या को किडनैप करके शादी करना, कि मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि विलेन जो है लड़की को उठा ले जाता है और जबरदस्ती शादी का प्रयास करता है, तो इसको हम बोलते हैं राक्षस विवाह। राक्षस क्यों कॉमन किया था, जैसे कि रावण ने माता सीता का हरण किया था, किडनैप किया था, और उसकी इच्छा यही थी कि उनके साथ जो है उसकी शादी हो, लेकिन वो दैवीय संयोग था और उसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को छुड़वाया, है ना। अब आता है आखिरी सबसे खतरनाक, पैशाच विवाह। ठीक है, पैशाच विवाह का मतलब होता है किसी भी कन्या का बलात्कार करके, रेप करके उससे शादी करना। तो ये 4 शादियां थी जिनको समाज में मान्यता नहीं थी, सोसाइटी इनको रिजेक्ट करती थी। आज भी ऐसा ही है, कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की शादियां हों। और गंधर्व विवाह जो आजकल चलन में है, जिसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अगर परिवार की सहमति से होता है कहीं ना कहीं तो ठीक है, पढ़े लिखे परिवारों में इसकी स्वीकृति दे दी जाती है। लेकिन आज भी सामाजिक मूल्य इतने मजबूत हैं कि इस तरह विवाहों को रिजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। और जब ये गंधर्व विवाह, लड़के लड़कियां गलत कदम उठा करके अपने माता पिता जिन्होंने 20 साल तक उनको बड़ा किया, वो उनको बेवकूफ़ बना के 3 महीने में उनसे ये निर्णय ले लेते हैं, तो इनको सामाजिक मान्यता नहीं मिलती है, कानूनी मान्यता भारत में अभी फिलहाल है। इसके बाद चलते हैं आगे। एक्सप्लेन हाउ जेंडर एंड वर्ना ऑर्डर वर द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द एक्सेस टू प्रॉपर्टी। कि समाज में संपत्ति किसको मिलेगी, इसका बेटा इस चैप्टर में एक अननोन सोर्स भी है, एक सोर्स भी है, उसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ड्यूरिंग अर्ली सोसाइटीज फ्रॉम 600 BC टू 600 कॉमन एरा। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र हमें क्या बताते हैं, जैसे कि मनुस्मृति बताती है कि पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स सन, है ना। पैटर्नल स्टेट, पैटर्नल स्टेट का मतलब क्या हुआ, पैटर्नल स्टेट का मतलब हुआ पिता की संपत्ति जो भी है, चाहे मोटाइल है चाहे नॉन मोटाइल है, चाहे अचल है चाहे चल संपत्ति। बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे कि चल संपत्ति क्या होती है, अचल संपत्ति क्या होती है। चल संपत्ति वो होती है जो चल सकती है, आप ऐसे याद कर लीजिए, और अचल है वो जो चल नहीं सकती। जैसे कि आपके खेत, आपका मकान, ये अचल संपत्ति है, इट कैन नॉट मूव, ओके। चल संपत्ति का मतलब जैसे आपके पास कार है, साइकिल है, गोल्ड है, तो ये किधर भी ले जाया जा सकता है, दैट इज चल संपत्ति। और ये बच्चों में इक्वली एमंग्स द चिल्ड्रन आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की डेथ के बाद ये बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। एंड विद ए स्पेशल शेयर टू द एल्डेस्ट, स्पेशल शेयर टू द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट बच्चे को थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि घर का बड़ा परिवार की जिम्मेदारी भी निभाता है। वुमेन कुड नॉट क्लेम शेयर ऑफ द रिसोर्सेस, महिलाओं का इसमें कोई रिसोर्स में हिस्सा नहीं होगा। इसके बाद वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड इन हर मैरिज। जब महिला की शादी होती है तो उसको अपनी शादी में जो गिफ्ट मिलते हैं, स्त्री धन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्त्री धन, है ना, स्त्री धन। दैट वुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन, तो वो उनके बच्चों को मिलेगा। हस्बैंड कुड नॉट क्लेम ऑन इट, हस्बैंड का उस पर कोई क्लेम नहीं होगा, लेकिन उनके बच्चों को मिल जाएगा। मनुस्मृति वार्नड वुमेन टू अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड। मनुस्मृति महिलाओं को वार्न करती है होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी, वो परिवार की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार ना जमाए विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड, बिना अपने हस्बैंड की परमिशन को लिए हुए। यानी अगर हस्बैंड परमिट करे तो आप प्रॉपर्टी पर राइट करिए, आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर बिना हस्बैंड की परमिशन के आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रभावती गुप्ता हेल्ड प्रॉपर्टी एंड डोनेटेड बट कंट्रोल्ड बाय मेन, अपर क्लास वुमेन। उस समय की सोसाइटी की अगर हम अपर क्लास वुमेन जो कि राजाओं के परिवारों से थी, बड़े बड़े व्यापारियों की फैमिलीज से थी, उनके बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी वो रख सकते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल भी कौन करता है, उनका हस्बैंड करता है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा मैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे कि क्या आज भी ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है, बहुत सी जगह ऐसा होता है,
गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है कि लड़का लड़की को बराबर प्रॉपर्टी बनेगी, है ना, मिलेगी, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। अगर घर में बेटी है और उसके पास स्कूटी भी है तो उसका भाई उसे जबरदस्ती लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि बेटी है। जब शादी होगी तो शायद उसको मतलब ये राइट ना मिले कि भाई बेटी ये स्कूटी भी लेते जाओ, क्योंकि हमने दहेज में तो सारी चीजें मान ली है, तो तुम ये गाड़ी क्यों ले जाओगी, है ना, इस तरीके से। और दूसरी बात, अपर क्लास वुमेन में फैसिलिटी है, तो अपर क्लास वुमेन में तो आज भी है और 1947 में भी है। इंदिरा गांधी जैसे को अगर इस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिलती तो क्या वो देश के प्राइम मिनिस्टर बन पाते? बहुत ही सशक्त और ताकतवर प्राइम मिनिस्टर रही, है ना। बहुत सारी महिला आईएएस रही। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी, अगर उनको अपने प्रॉपर्टी राइट्स और फैमिली में इतने पावर, इतनी ओपन माइंडेडनेस नहीं होती तो क्या उनका उन बिंदुओं तक पहुंचना आसान होता? आज भी भारत के कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर लड़कियों को पढ़ने से रोकने की कोशिश की जाती है। तो अपर क्लास वुमेन में हमेशा से फैसिलिटी रही है। जैसे कि आपने देखा, प्रभावती गुप्ता ने पूरा पूरा गांव एक ब्राह्मण को डोनेशन में दे दिया था। वर्णा सिस्टम में प्रॉपर्टी का एक्सेस क्या है वो देखते हैं। वर्णा सिस्टम में 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बट दे आर नॉट द जाति। एवर रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट जाति, दे आर वर्णा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कर्म। कर्म के हिसाब से विभाजन है वर्ण सिस्टम में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 आते हैं। बुद्धिज्म रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। जैसे बर्थ के आधार पर किसी को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इस आइडिया को बुद्धिज्म रिजेक्ट करता है। अच्छा, बुद्धिज्म ऐसा क्यों करता है? एवर यू थॉट कि बुद्धिज्म में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं? क्योंकि एक धर्म हमेशा दूसरे धर्म के काउंटर में खड़ा होता है। काउंटर का मतलब, जब एक पर्टिकुलर धर्म में बहुत सारी बुराइयां ना चाहते हुए भी आ जाती हैं तो उसको रिजेक्ट करने के लिए, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए उसी के पैरेलल एक दूसरी पावर खड़ी होती है। बेटा, यही राजनीति में भी होता है, यही धर्म में भी होता है। 632 में मक्का मदीना में मोहम्मद साहब को नया धर्म लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उस समय मक्का मदीना में बुराइयां थी, लोग अपनी बेटियों को जमीन में गाड़ दिया करते थे, मार दिया करते थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब गलत है ना। तो जो उस समय की सोशल बुराइयां थी, उन सोशल इविल्स के खिलाफ खड़ा हुआ। ऐसे ही सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उनके खिलाफ बुद्धिज्म आया। वो अलग बात है कि अगले 400-500 साल में बुद्धिज्म में भी बहुत सारी बुराइयां आ गई और वज्रयान एक तांत्रिक संप्रदाय बन गया। बुद्ध की मूर्ति पूजा होने लगी। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हमारी मूर्ति पूजा करो। तो इस तरह समझ सकते हैं। तो बुद्धिज्म ने उस समय वही कहा जो हिंदू धर्म में कहा गया, उसके अगेंस्ट बातों को स्टेब्लिश किया। जैसे हिंदू धर्म में वर्ण सिस्टम आया, उसके बाद रिजिड जाति व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो बुद्धिज्म ने कहा नहीं, रिजिड जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सब लोग बराबर होने चाहिए, प्रॉपर्टी पे एक्सेस सबका इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब व्हाटएवर द सनातन रिलीजन सेड, बुद्धिज्म सेड अगेंस्ट ऑल दिस। सनातन धर्म में उन्होंने यज्ञ की प्रथा को जबरदस्ती इंक्लूड किया, एक्चुअल उसमें नहीं है लेकिन जबरदस्ती इंक्लूड किया। जानवरों की बलि दी जाने लगी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए जानवरों का जिंदा रहना जरूरी था, लिहाजा गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, पशु हिंसा मत करो और अहिंसा को हथियार बनाया। आज चाइना भी उनको मानता है, बुद्धिज्म को मानता है, लेकिन क्या वो हिंसा नहीं करता है? दीज आर द क्वेश्चंस वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है बेटा, मेंशन एनी 2 प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग इन द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बनाने में कोई भी 2 प्रोसेस आप लिखिए। तो पहला है टू कलेक्ट डिफरेंट बुक्स ऑफ महाभारत फ्रॉम होल सब कॉन्टिनेंट। महाभारत को लिखने के लिए एक व्यक्ति को काम दिया गया था और उनका नाम है V.K. सुकथांकर। V.K. सुकथांकर। और V.K. सुकथांकर ने पूरे कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मटेरियल को इकट्ठा किया। महाभारत जिन जिन भाषाओं में उन्हें जहां जहां मिली उन्होंने उसको पूरा कलेक्ट किया। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस वॉज ट्रांसलेशन वर देयर टू यूनिफाई द स्टोरीज। और हर भाषा में लिखा गया तो सबके ट्रांसलेशन एक कॉमन लैंग्वेज में किए गए ताकि हम स्टोरी को अटैच कर सकें। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि बहुत सारे हमें सब स्टोरीज भी मिले। जैसे महाभारत की जो सेंट्रल स्टोरी है वो क्या है? महाभारत की सेंट्रल स्टोरी है कि पांडु और धृतराष्ट्र हैं। पांडु राजा थे, धृतराष्ट्र चूंकि विकलांग थे और विकलांग को राजा नहीं बनाया जा सकता। विकलांग यानी जिसको आज आप दिव्यांग कहते हो, क्योंकि ही वॉज ए ब्लाइंड, ही कुड नॉट बिकम अ किंग। So Pandu was given the throne, but after the death of Pandu, Dhritarashtra became the king, and his elder son Duryodhana decided that my father is a king, so I will hold the seat.
मतलब कि जब मेरे पापा राजा बन गए हैं किन्हीं कारणों से, तो अब मैं उनका बेटा हूं, तो अब सीट किसे मिलेगी? अब सीट मुझे मिलेगी। एंड दैट वाज द कॉज ऑफ डिस्प्यूट। और फिर 5 भाई एक तरफ, 100 भाई एक तरफ। 5 पांडव थे, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, और 100 कौरव थे दुर्योधन के साथ, उसके 99 भाई और थे। और पूरा टीम डिवीजन हो गया और पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध इतिहास में आज से तकरीबन 4-4,500 साल पहले लड़ा गया। इसके अलावा बहुत सारी सब स्टोरीज है। द स्टोरी ऑफ एकलव्य, द स्टोरी ऑफ हिडिंबा, जो आपके यहाँ पे सोर्स के रूप में दिया गया है। बेटा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, आपको इन स्टोरीज को कायदे से पढ़ना है ना। और बड़ी मजेदार कहानियां हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको मजा नहीं आएगा। बहुत सी कहानियां तो आपने केवल टीवी सीरियल देख के सीख ली होंगी। और आपके लिए एक पॉजिटिव बेनिफिट है कि महाभारत इज अ सीरियल विच इज रनिंग ऑन द टेलीविजन। So if you see that Mahabharata, you will be able to answer from chapter 3, है ना। Now we will move toward some important questions. Suppose name the types of marriage. You will find a proper list in your book, okay? Name the 8 forms of marriage. तो 8 forms of marriage में आपकी बुक में 1st, 4th, 5th और 6th दी हुई है। यानी जो अच्छी 4 मैरिज हैं उनमें से 2, और जो खराब 4 मैरिज हैं उनमें से 2। लेकिन यहाँ पर लिस्ट अपने आपको क्वेश्चन में सारे मैरिजेस की दे दी है। फिर आता है एक्सप्लेन अबाउट द राइट ऑक्यूपेशन। राइट ऑक्यूपेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू द वर्ना सिस्टम विच पर्सन डू विच वर्क। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, किसके लिए कौन सा राइट ऑक्यूपेशन है, दैट वी हैव टू डिसाइड। डिफाइन इन डिटेल द स्टोरी ऑफ एकलव्य एंड गुरु द्रोणाचार्य। ये मैंने आपको बताया कि एकलव्य ट्राइबल ग्रुप का बच्चा था, निषाद था, और गुरु द्रोणाचार्य के पास सीखने के लिए गया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसको सीखने से मना कर दिया, क्योंकि मैं राजकुमारों को ही सिखाता हूं। बट ही वॉन्टेड टू लर्न फ्रॉम गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य रिजेक्टेड हिम। आज इसका बड़ा मतलब क्या बोलेंगे, काफी निगेटिविटी है कि क्यों नहीं सिखाया उसको, सीखने के लिए गया था। मैं ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहता हूं, इसमें मेरा द्रोणाचार्य के प्रति कोई दुराग्रह या आग्रह नहीं है। इट इज जस्ट ए क्वेश्चन कि डीपीएस में पढ़ने वाले बच्चे को जो टीचर पढ़ाते हैं, क्या वो उसी क्लास में एक बच्चा जो राइट टू एजुकेशन से एडमिशन लेकर के गांव का बच्चा है, क्या वो टीचर उसको पढ़ा सकते हैं? अगर वो टीचर उसको पढ़ा सकते हैं तो क्या विद्यालय उसे अलाउ करेगा? नहीं करेगा। तो दैट वाज ए सोशल डिफरेंस इन द टाइम ऑफ महाभारत, एंड दिस इज ए सोशल डिफरेंस इन द टाइम ऑफ 2020। सो इसको क्रिटिक करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई थी 2009 में, जो 2010 से अप्लाई हो गया कि 25% बच्चे जो है किसी भी स्कूल में जो राइट टू एजुकेशन के तहत कम आय वर्ग के आते हैं, जिनमें SC/ST बच्चे भी हैं, उनको एडमिशन बड़े स्कूलों में भी मिलेगा, हर प्राइवेट स्कूल में। और स्कूल्स ने इस गाइडलाइन को माना, लेकिन आज भी वहां पर एडमिशन रेट बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि उन बच्चों की जो अदर खर्चे हैं वो हाई फाई हैं। और बच्चों को क्या मिलता है राइट टू एजुकेशन में? केवल 4,000-5,000 रुपए की किताबें मिल जाती हैं और स्कूल ड्रेस वगैरह के लिए पैसा मिल जाता है, बस। अब वहां पे अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया तो उसका पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस बच्चे को पे नहीं करेगी, तो वो बच्चा ऐसे हाई प्रोफाइल एटमॉस्फेयर में सर्वाइव ही नहीं कर पाता। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, इससे अच्छा वैदिक एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें गुरुकुल चलते थे और कृष्ण के मित्र सुदामा भी हो सकते थे। क्या आप आज के एजुकेशन सिस्टम में ये अप्लाई कर सकते हैं कि एक राजा और एक गरीब एक स्कूल में पढ़ के निकले हों? कृष्ण तब भी बहुत हाई फाई थे जब वो स्टूडेंट थे, और सुदामा उनकी कंपैरिजन में एक गरीब स्टूडेंट था, लेकिन टीचर के लिए उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं था। क्या ये भेदभाव आज होता है या नहीं, ये सवाल आप लोगों के लिए है। नेम सम नॉन क्षत्रिय किंग्स। एक हमारे यहाँ मिथ बनाने की कोशिश की गई कि केवल क्षत्रियों को ही राजा बनने का अधिकार था, दूसरे नहीं बन सकते थे। तो यहाँ पर हमें कुछ नॉन क्षत्रिय किंग्स के नाम मिलते हैं, जैसे राजा जनक, ही वाज ए ब्राह्मण, है ना। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, इसको बुद्धिस्ट थ्योरी में इसको जो है शूद्र कहा गया है। और इनको एक ब्राह्मण चाणक्य ने टीचिंग दी, तक्षशिला में ले जाकर ट्रेंड किया और ये राजा बन गए और नॉन क्षत्रिय किंग हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो सातवाहन डायनेस्टी है, कर्ण वंश है, सुंग वंश है, दे ऑल आर ब्राह्मण्स, दे आर नॉन क्षत्रिय किंग्स। गोंडवाना में चले जाएंगे तो रानी दुर्गावती को पढ़ेंगे आप अकबर के टाइम पे, नॉन क्षत्रिय किंग्स, है ना। तो देयर आर मेनी, बट इन दिस केस यू विल स्टडी वट एवर इज रिटन इन योर NCERT बुक एंड स्पेसिफिकली इन दिस चैप्टर। The next question, what was the story of Bhima and Hidimba? That you know well. Hidimba was a demon, but she started loving Bhima, and what happened? She went to Kunti and said, I want to marry with your son, Bhima.
Kunti allowed her, but Yudhishthir was a very clever person. Yudhishthir said, in the daytime he will be your husband, but in the night he will be here. ऐसा क्यों किया युधिष्ठिर ने कि बोला दिन में तुम्हारे साथ रहेगा, रात में हमारे साथ रहेगा? क्योंकि she was a demon and this is the nature of a demon to eat the flesh. क्या पता अभी उसको अपना हस्बैंड मान रही है और उसको लगे कि नहीं खा लेना चाहिए तो रात में खा जाए, तो रात में अपने भाइयों के साथ सुरक्षा में रहेगा, दिन में वो खुद जागता रहता है तो उसको कोई नुकसान नहीं कर पाएगा. That was the intent of human brain. Define the duties of chandalas. ये बहुत अच्छा टॉपिक है. इसमें हम देखेंगे कि ऐसे वर्ग के बारे में जो गांव के बाहर रहता है, गांव के काम में इन्वॉल्व है, लेकिन वो क्या क्या करता है. जब हम उसकी इन चीजों को समझ पाएंगे तो हम जान पाएंगे कि आखिर रिसर्च का विषय यह है कि एनसीईआरटी में यहां पर सिर्फ इतना लिखा है कि चांडालास की ड्यूटीज क्या है, चांडाल कौन होते थे. हमें अभी तो 12th की हिस्ट्री का एग्जाम देना है, अभी तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमें जरूरत है. लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जब आगे चल करके बीए में हिस्ट्री लेंगे तो आप ये जरूर जानने की कोशिश करिएगा कि चांडालों की उत्पत्ति कैसे हुई. कहीं ये सोशल कॉज तो नहीं थे, क्योंकि आप देखेंगे जो भी सोसाइटी में चीजें डेवलप होकर के आई वो सोशल कॉज उसका बहुत बड़ा रीजन रहा है. तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनका डेवलपमेंट हुआ, और आपको इसके पॉजिटिव रीजंस मिलेंगे. मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं, आपको इसके पॉजिटिव रीजंस मिलेंगे. वाई इज द महाभारत इज कॉल्ड द डायनामिक टेक्स्ट. महाभारत को डायनामिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है? आपके चैप्टर के लास्ट में एक हेडिंग है द डायनामिक टेक्स्ट, तो आप वहां से पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको इसमें बहुत मजा आया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कृपया वीडियो में आप मुझे इसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स लिख करके सेव करें. समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक और डिटेल बैंक तैयार हो जिसमें हमारे क्लास 12 के जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. थैंक यू.